हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेगा। मैं उजाला सिंह लेकर आई हूँ आपके लिए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट एंड केवीएस के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ ईवीएस इज। ईवीएस की प्रकृति है, हमें ये बताना है कि ईवीएस का नेचर क्या है। जो ईवीएस हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज जो हम पढ़ते हैं, तो उसका सब नेचर कैसा है। एकीकृत, अनुशासनिक, अंतर संबंधित और स्थिर और स्थैतिक। मीन्स कि इंटीग्रेटेड है, डिसिप्लिनरी है, इंटर रिलेटेड है, स्टैटिक है। तो ईवीएस जो है वो एकीकृत है, मीन्स कि इंटीग्रेटेड है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऐसा कि फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में ईवीएस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ईवीएस की जगह पे हम जो भी लैंग्वेज की, उनकी हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज की बुक होती है उनकी, या फिर मैथ्स की जो बुक होती है, उसमें ही हम ईवीएस को इंक्लूड कर देते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज को इंटीग्रेट कर देते हैं उसमें। एंड थर्ड टू फिफ्थ क्लास में ईवीएस की बुक होती है, लेकिन साइंस की एंड सोशल साइंस की अलग से कोई बुक्स नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ईवीएस का नेचर कैसा है, इंटीग्रेटेड है। तो हम ईवीएस की बुक में ही साइंस सोशल साइंस जितने भी ये टॉपिक्स होते हैं उसको इसमें इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जो ईवीएस का हमारा नेचर होगा वो कैसा होगा, इंटीग्रेटेड होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ईवीएस का जो नेचर है वो कैसा है, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है। हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिनका उपयोग डिब्बे बनाने या फिर मकान बनाने में यूज होता है। तो गन्ना, बांस, मक्का या घास। गन्ना, गन्ना से क्या बनता है, चीनी बनता है। इसका तो उपयोग हम नहीं करते हैं डिब्बे बनाने में या फिर मकान बनाने में। मक्का, मक्का का भी यूज नहीं करते हैं हम डिब्बा बनाने में, ना ही घास से हम डिब्बा या घर बना सकते हैं। तो बच क्या गया, बैम्बू यानी कि बांस। बांस से क्या बनाए जाते हैं, डिब्बे बनाए जाते हैं या फिर घर बनाए जाते हैं। जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा है कि असम में जो घर बनते हैं वो बांस के खंभों पर बनते हैं। 3 से 3.5 फीट ऊंची बांस के खंभे लगाए जाते हैं, उसके बाद उस पे घर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो बारिश की वजह से बारिश का पानी घर में ना आ जाए, इस वजह से वहां बांस के खंभों पर घर बनाई जाती है। तो मकान बनाने में बांस यूज होता है, और बांस के डिब्बे भी बनाए जाते हैं, या फिर बांस के और भी बहुत सारी टोकरियां बनाई जाती हैं। तो इसमें क्या पूछा है, डिब्बे बनाने में और मकान बनाने में क्या यूज होता है, तो बांस का यूज होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट स्पेसीज कम टुगेदर इन एसोसिएशन एंड वन harmed and the other is benefited, such association is। यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को कहते हैं। अगर आपने देखा होगा तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो किसी पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं। जैसे कि अगर आप कद्दू का एग्जाम्पल ले लें, कद्दू या फिर बॉटल गार्ड, ये सारी चीजें अपने मतलब खुद खड़ी नहीं हो पाती, वो किसी और के सहारे खड़ी होती हैं। लेकिन इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अगर किसी प्लांट के ऊपर चढ़ जाए, किसी अगर पेड़ के ऊपर जा चले जाएं, तो क्या होता है, दूसरे प्लांट्स को उससे नुकसान होने लगता है। वो उस प्लांट की जो एनर्जीज होती है, उस प्लांट्स की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि पहला वाला प्लांट जो होता है वो सूखने लगता है, येलोइश होने लगता है। तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको परजीविता कहते हैं। अगर आप लोगों ने देखा, अमर बेल सुना होगा, तो अमर बेल खुद के सहारे खड़ा नहीं हो पाता, वो किसी और प्लांट्स के सहारे खड़ा होता है, और जो वो दूसरा पेड़ होता है जिसके सहारे वो खड़ा होता है, उसका न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण वो प्लांट सूख जाते हैं। तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं, इसमें पूछा ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, तो इसे परजीविता कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रानी फाइंड्स अ पीस ऑफ क्लॉथ दैट इज। इसमें एक रानी को एक क्लॉथ का टुकड़ा मिलता है, कपड़े का टुकड़ा मिलता है। उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट कलर, बहुत मजबूत और चटक रंग का है। अधिक छिद्रयुक्त नहीं है, मीन्स को उसमें बहुत सारे पोर्स नहीं है। जलने पर गंध उत्पन्न करता है, अगर उसको जलाया जाए तो उसमें से स्मेल आती है गंदी सी।
सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग होते हैं, ये हर जगह अवेलेबल होता है और बहुत सारी चीजों में यूज होता है। उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता और इस कपड़े को हम हाई टेम्परेचर पे मीन्स की गर्मियों के दिन में नहीं पहन सकते। हमें ये बताना है कि ये जो 5 लाइंस लिखी हुई हैं ये किस कपड़े की विशेषता है, हमें ये बताना है इसमें। तो बहुत मजबूत तथा चटक रंग का होता है। हमें बताना है ये रेशम है, पॉलिस्टर है, कॉटन है या रेयॉन है। तो कॉटन को तो हम उच्च तापमान पर इसकी गर्मी के दिनों में पहन सकते हैं। पॉलिस्टर, रेयॉन एंड रेशम। तो जो पॉलिस्टर होता है ये ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, फीचर्स दिए हुए हैं, विशेषताएं दी हुई हैं, ये किस चीज की है? पॉलिस्टर है। क्योंकि पॉलिस्टर बहुत मजबूत होता है और डार्क कलर का होता है। अगर आप पॉलिस्टर के कपड़े लाइट कलर में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। पॉलिस्टर हमेशा डार्क कलर का होता है। इसमें बहुत सारे पोर्स भी नहीं होते हैं, जलने पर बहुत ही गंदा स्मेल करता है पॉलिस्टर, और सभी जगह उपलब्ध है। इसके बहुत से उपयोग होते हैं। पॉलिस्टर का यूज हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं और उच्च तापमान पे पॉलिस्टर को हम गर्मी के दिनों में नहीं पहन सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पॉलिस्टर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किन स्थानों पर आप नाव का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? हमें ये बताना है ऐसी कौन सी जगह है जहां यातायात के साधन में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम बस यूज करते हैं, मेट्रोज यूज करते हैं, तो वैसे ही वहां ट्रांसपोर्टेशन के लिए नाव का यूज होता है। लद्दाख एंड कारगिल, कश्मीर एंड केरल, सिक्किम एंड दार्जिलिंग, दिल्ली एंड मिजोरम। दिल्ली में तो हम नाव का यूज नहीं करते हैं, सिक्किम में भी नाव का यूज नहीं करते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा पहाड़ होते हैं। लद्दाख एंड कारगिल, यहाँ भी पहाड़ होते हैं, यहाँ भी हम नाव का यूज नहीं करते हैं। तो बचा क्या? कश्मीर एंड केरल। कश्मीर एंड केरल में नाव का यूज होता है। केरल में तो एक कोई प्रतियोगिता भी होती है नाव से संबंधित, जिसमें बोट रेसिंग होती है वहां पे। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर एंड केरल में यातायात के लिए नाव का यूज हम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। Question number 6. The bird that was common sight in Delhi, but now a special day is observed to raise awareness about the bird as it has become rare due to the urbanization. The bird is वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। वह चिड़िया है। दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है, या फिर बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इस वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इस वजह से एक ऐसी चिड़िया है जो कि पहले तो दिल्ली में दिखाई देती थी, दिल्ली में दिखाई देती थी, लेकिन अब ये चिड़िया दिल्ली में दिखाई नहीं देती है। और उसको बचाने के लिए, उस चिड़िया को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं हमारे एनवायरमेंट से। तो उन सबको बचाने के लिए हम अलग अलग, गवर्नमेंट अलग अलग योजनाएं बनाती हैं। तो ऐसे ही ऐसी चिड़िया का नाम बताना है जो दिल्ली में पहले तो पाई जाती थी लेकिन अब वो विलुप्त हो रही हैं दिल्ली से। तो उस चिड़िया का नाम है गौरैया। गौरैया एक ऐसी चिड़िया है जो कि अब दिल्ली में अर्बनाइजेशन की वजह से, शहरीकरण की वजह से यहाँ से विलुप्त हो जा रही हैं। और इसके जागरूकता के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस। 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च। क्यों? गौरैयों को बचाने के लिए, मीन्स कि उनकी जनसंख्या बहुत कम हो रही है, को बचाने के लिए, उन जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 20 मार्च को ये मनाया जाता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता है। इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय लेता है। शहर में कोई भी एक सब्जी बेचने वाला है, वो सब्जी बहुत टाइम तक नहीं रख सकता है, तो उसको अपनी सब्जी को कम दाम पे बेचना पड़ता है। तो क्यों ऐसा पूछा गया? वो ऐसा क्यों करता है? वह सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है। क्या वो इतना एजुकेटेड नहीं है कि उसे पता है कि कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे सेल करते हैं चीजों को?
उसे विक्रय बेचने की कला का अभाव है, या फिर उसमें सेल्स स्किल नहीं है कि कैसे सामान को बेचते हैं, उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है, या फिर शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। मीन्स कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सब्जी क्या होता है, सब्जी बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, 2 से 4 दिन में सब्जी खराब हो जाती है। तो इसलिए अगर आप भी मार्केट में जाते हैं तो जो सब्जी थोड़ी खराब हो गई होती है, थोड़ी सी 2-3 दिन पहले की हो गई होती है तो उसे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो थोड़े कम दाम पे उसको बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कैसे भी उस चीज को बेच के खत्म करना है, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा तो उनका पूरा का पूरा नुकसान होगा। इस वजह से सब्जी खराब हो होने वाली एक प्रोडक्ट है, इस वजह से उसको वो जल्दी से कम दामों में, जब वो खराब होने लगता है तो कम दामों में बेच देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टू डिस्ट्रेस सेल एट आइटम्स एज आइटम्स आर पेरिसेबल। क्यों? क्योंकि वो खराब होने वाली प्रोडक्ट है, इस वजह से जो सब्जी बेचने वाला होता है वो उसे जल्दी बेचकर खत्म कर देता है कम दामों पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ईवीएस करिकुलम इज बेस्ड ऑन थीम्स बिकॉज ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है वो 6 थीम पे आधारित है। ईवीएस में हमारे 6 थीम्स दिए गए हैं। उन थीम्स का नाम मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फैमिली एंड फ्रेंड, शेल्टर, ट्रेवल, वाटर, थिंग्स दैट वी मेक एंड डू। तो ये हमारे थीम्स हैं ईवीएस के। तो आधारित है, क्यों क्यों इसको थीम्स में डिवाइड किया गया है? थीम छात्रों के में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त और अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं। छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीखते हैं। शिक्षक छात्रों के सीखने को सरलता से आगे बढ़ा सकता है। तो थीम्स अलाउ अ कनेक्ट एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग। जो भी थीम दिए गए हैं जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, शेल्टर, ट्रेवल, वाटर, ये सारी चीजें क्या है, स्टूडेंट्स इसे समझ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ से। जैसे कि फैमिली, फैमिली से स्टूडेंट्स कनेक्ट करते हैं तो इस वजह से वो उसको इजीली सीख जाएंगे। इसलिए जो ईवीएस है इसको इस थीम्स पे डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए नीति की खोज कीजिए। मीन्स कि अगर पशुओं के संरक्षण के लिए हमें पशु के संरक्षण के लिए हमें छात्रों को जागरूक करना है तो हम कैसे छात्रों को जागरूक करेंगे? कहानियां एवं विवरण से, प्रयोग, हास्य चित्र, पट्टियां और कविताएं, इन सब का यूज करके हम करेंगे। हमें बताना है कौन सा इसमें बेस्ट ऑप्शन है। तो हम बच्चों को स्टोरीज सुना सकते हैं। स्टोरीज बच्चे बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इस वजह से हम स्टोरी के माध्यम से छात्रों को ये बता सकते हैं कि पशुओं को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। प्रयोग, इसमें कोई, अब जब पशु को संरक्षण करना है, पशुओं के संरक्षण करना है तो इसमें हम प्रयोग क्या करके दिखाएंगे बच्चों? ये गलत हो गया। हास्य चित्र पट्टिया, कॉमिक स्ट्रिप्स उनको दिखा सकते हैं। पोएम्स के थ्रू हम बच्चों को बता सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा A, C and D। A, C and D इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम बच्चों को स्टोरीज सुना के, नरेट करके बता सकते हैं, या फिर पोएम सुना के बता सकते हैं, या फिर स्ट्रिप्स दिखा के, फिगर वगैरह दिखा के बता सकते हैं कि हमें एनिमल्स को कैसे कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर एन ईवीएस टीचर इन ईवीएस क्लास? एक अध्यापिका के लिए ईवीएस की क्लास में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है, हमें ये बताना है। छात्रों के लिंग, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, महानगरों में बड़े विद्यालय, विद्यालय की भौगोलिक स्थिति। टीचर के लिए ये चैलेंजिंग नहीं है कि वहाँ का ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसा है, वो किस लोकेशन पे पढ़ा रही है। एक टीचर किसी भी लोकेशन पे पढ़ा सकती है। महानगरों में बड़े विद्यालय, बिग स्कूल्स इन मेट्रो सिटीज, उससे भी टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। छात्रों का लिंग, जेंडर ऑफ द स्टूडेंट्स, इससे भी टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं। टीचर को सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है अलग अलग छात्रों को, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए छात्रों को, अलग अलग आईक्यू लेवल वाले बच्चों को टीचर कैसे समझाएगी चीजों को,
कैसे, तो ये उसके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है टीचर के लिए, खासकर ईवीएस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट्स अपने आप में अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सारे बच्चों में, अलग लेवल का उनका आईक्यू लेवल अलग होता है, उनके बैकग्राउंड अलग होते हैं। तो इन सब को एक साथ ध्यान में रखते हुए टीचर कैसे बच्चों को अपना जो भी वो समझाना चाहती है, जो भी वो पाठ पढ़ाना चाहती है वो पढ़ाएगी, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। हमें ऐसे एनिमल का नाम बताना है जो अपने कानों को घुमा सकता है, और उससे वो क्या करता है, बहुत ही धीरे आवाज को भी सुन सकता है। तो लंगूर, स्लॉथ, कुत्ता एंड बाघ। तो वो एनिमल कौन सा है? बाघ। बाघ क्या करता है, बहुत दूर से ही अपने शिकार का पता लगा सकता है कि कहाँ उसका शिकार है, और उसके कान बहुत ही तेज होते हैं, जिससे वो पता लगाकर और अपना शिकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तीन खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? हमें ये बताना है आयरन रिच कौन सा इसमें से है। तीन नाम दिए हुए हैं, तीन खाद्य पदार्थ है, हमें ये बताना है इसमें सबसे ज्यादा आयरन किस में होता है? पालक, प्याज, टमाटर। टमाटर में आयरन नहीं होता है, गुड़ में आयरन होता है, आंवला में भी आयरन होता है, लेकिन बंद गोभी में आयरन नहीं होता है। पालक, आंवला, पालक में आयरन होता है, आंवला में आयरन होता है, लेकिन टमाटर में आयरन नहीं होता है। पालक, गुड़ और आंवला, इन तीनों में बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। और डॉक्टर्स, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, तो भी डॉक्टर हमें क्या कहते हैं, पालक, आंवला और गुड़ खाने के लिए कहते हैं। तो ये तीन चीजें हैं, पालक, गुड़ और आंवला, इसमें बहुत ही ज्यादा आयरन पाया जाता है और हमें ये खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है। हमें ये बताना है कन्नौज किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ लिखा हुआ कन्नौज शहर इत्र के लिए मशहूर है, यानी कि कन्नौज में इत्र पाया जाता है। तो हमें बताना है कन्नौज किस स्टेट में है। तो जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तर प्रदेश स्टेट में है। कन्नौज कहाँ है? यूपी में है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दालों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? बच्चों को ये अनुमान लगाना है कि एक बॉक्स है, उसमें कितने चने के दाने भरेंगे तो वो बॉक्स फुल हो जाएगा। तो इसमें किस कौशल का विकास होगा, बच्चों के किस कौशल का विकास होगा? वर्गीकरण का। हमें बॉक्स को वर्गीकरण, क्लासिफाई करके नहीं देखना है कि बॉक्स में कितने टुकड़े हैं, तो ये तो गलत हो गया। कम्युनिकेशन, बच्चों को उसमें बॉक्स में चना डाल के देखना है कि कितने चना, अनुमान लगाना है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अनुमान लगाते हैं, तो इसमें क्या होगा, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन कौशल का विकास होगा, अनुमान लगाने के कौशल का विकास होगा, कि बच्चे बता पाएंगे कि इसमें कितना चना डालेंगे तो वो बॉक्स भर जाएगा। तो बच्चे इसको क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं इस बात का कि कितना चना डालने पे वो बॉक्स भर जाएगा। तो उनके कौन से कौशल का विकास होगा? अनुमान लगाने के कौशल का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम चीजें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है? ये एक थीम है ईवीएस का, ईवीएस का 6 थीम्स है, उसमें से एक थीम है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो हमें बताना है कि हम इस इस थीम को अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा पढ़ाने का? खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृति चित्रों को विद्यार्थियों के साथ साझा करना। हम इसमें बच्चों को खेती के बारे में नहीं पढ़ाना है, हम चीजें कैसे बनाते हैं पढ़ाना, ना कि चीजें कैसे उगाते हैं पढ़ाना है। चीजें कैसे बनाते हैं पढ़ाना है, तो ये खेती वाला हम चीज नहीं पढ़ाएंगे। बर्तनों के विषय में अनुदेशन।
विभिन्न क्षेत्र के लोग द्वारा सिर पर धारण करने वाला पहनावे पर चर्चा। ना ही हम ड्रेसेस के बारे में बता रहे हैं कि क्या कहाँ के लोग क्या कपड़े पहनते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री निर्माण नमूनों को पहचानना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हम क्या करेंगे, बच्चों को किसी ऐतिहासिक जगह मॉन्यूमेंट्स दिखाने ले जाएंगे और हम ये दिखाएंगे ये चीजें बनी कैसे, क्योंकि हमें यही बताना है हम चीजें कैसे बनाते हैं। हम बच्चों को ये दिखाएंगे कि ये मॉन्यूमेंट्स किस चीज से बना है, रेड फोर्ट किस चीज से बना है, ताजमहल किस चीज से बना है। तो इससे बच्चों को पता चलेगा चीजें कैसे बनती हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण कराएंगे तथा निर्माण सामग्री और निर्माण नमूनों को पहचानना, हम पहचानवाएंगे बच्चे से कि ये चीजें कैसे बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पेड़ पौधे एक पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार के स्थापन का कारण है। विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधों एवं पशुओं को अपने परिवारों का हिस्सा माने। पेड़ पौधों एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों की संवेदनशीलता विकसित करना। उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिसके अनुसार पेड़ पौधे और पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। फैमिली जो थीम है हमारे ईवीएस में, उसके सब थीम्स हैं। क्या है उसके सब थीम्स? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें बच्चों को ये बताना है कि हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को फैमिली के थीम में क्यों रखें। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वे पेड़ पौधे और पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि हमें विद्यार्थियों को ये बताना है कि जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो एनिमल्स हैं उन्हें हमें अपने परिवार के सदस्य की तरह मानना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। पेड़ पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना, हमें उनमें संवेदनशील विकसित करना है, संवेदनशीलता विकसित करना है कि वो पेड़ पौधों और एनिमल्स के प्रति अ, अपना प्यार, लव, अफेक्शंस दिखा सके। तो ये भी बिल्कुल सही है। उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिसके अनुसार पेड़ पौधे आपस हिस्सा नहीं हो सकते। ऐसी कोई रूढ़िबद्धता नहीं चली आ रही है जिसमें कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे परिवार की हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि पहले से भी पशुओं को हमारे घर पाला जाता है, गाय भैंस को पाला जाता है और उसको हम अपने परिवार का हिस्सा ही मानते हैं। और अब भी हम पशुओं को पालते हैं अपने घर में, बिल्लियों को, कुत्तों को बहुत ज्यादा हम अपने घर में पालते हैं इन सब चीजों को। इसलिए ऐसी कोई रूढ़िबद्धता नहीं चली आ रही है कि पेड़ पौधे हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि जो भी सामुदायिक संसाधन है, कम्युनिटी रिसोर्सेज, जो हमारे आसपास के रिसोर्सेज हैं, उसे ईवीएस पढ़ाने का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, लर्निंग रिसोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज एन इनएक्सपेंसिव, यह सस्ता है। इट हैज एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इसे अनुभव व्यक्ति होते हैं, या अनुभव से सीखने का अवसर देता है, या फिर यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। जो भी कम्युनिटी रिसोर्सेज हमारे आसपास मौजूद है, जैसे कि हमारे पड़ोसी हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ये इनसे क्या हम अपने अनुभवों के द्वारा सीखते हैं। हम किसी से बातचीत करते हैं, अपने पड़ोसी से या फिर पीयर्स से बातचीत करते हैं, तो इससे हमें अनुभव होता है बात करने का, भाषाई विकास होता है, तो हम अनुभवों से सीखते हैं। इस वजह से ये इसका बेस्ट ऑप्शन हो। तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्य में विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार परगमन पर विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठचर्या उपागम है। ये बोला गया है इसमें कि थर्ड क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ क्लास में जब हम जाते हैं तो हम फैमिली ट्री पढ़ते हैं, जैसे कि फैमिली ट्री में मम्मी के साइड के परिवार वाले जैसे कि मामा मामी नाना नानी होते हैं, पापा के साइड वाले जैसे कि चाचा चाची भाई बहन होते हैं। तो फैमिली ट्री के बारे में पढ़ते हैं। फिफ्थ क्लास में हम जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, फैमिली इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हमारे पापा जॉब करने जा रहे हैं तो वो ऑफिस में जा रहे हैं, कितने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो तो ऐसे हम इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। हम जा रहे हैं स्कूल्स में तो हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये किसकी ओर दर्शाता है, अमूर्त से मूर्त की ओर,
वैश्विक से स्थानिक की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर, सामान्य से विशिष्ट। तो इसमें पहले हम क्या, स्थानीय मीन्स कि जो लोकल, हम अपने घर के लोगों के बारे में जान रहे हैं। फिर हम अपने रिलेटिव्स के बारे में जान रहे हैं। उसके बाद हम हमारे जो फैमिली कहाँ कहाँ जा रही है, वो किस इंटरेक्ट करिए, उसके बारे में जान रहे हैं। तो ये क्या शो करता है, लोकल टू ग्लोबल हम बच्चों को सिखा रहे हैं। मीन्स कि कैसे लोकल से हम अपनी फैमिली से लेके और बाहर के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये बातें हम इसमें बच्चों को सिखा रहे हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फूलों की घाटी अवस्थित है। हमें ये बताना है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी सबको पता है कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में फूलों की घाटी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 होगा, गलती से है। मकर रेखा है, हमें ये बताना है कि मकर रेखा कहाँ है, कितने डिग्री पे है। तो ये हमारा अर्थ हो गया, ये होता है नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ। इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ये होता है हमारा इक्वेटर, विषुवत रेखा। एंड ये होता है 23.5 साउथ, से हम मकर रेखा। तो जो मकर रेखा है वो कहाँ अवस्थित है, 23.5 साउथ में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। आप अपने स्कोर्स जरूर कमेंट में शेयर करिएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।